सामाजिक समरसता में जो सबसे बड़ा बैरियर है वो करप्शन है, और इस करप्शन ने हमें बहुत नुकसान किया। गुरु तेग बहादुर जी की लड़ाई चल रही थी, गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई के दौरान जब नदी पार कर रहे थे तो गुजरी माता दो छोटे साहिबजादों के साथ अलग हो गई। गंगू ने उनको बचाया, गंगू अपने घर पे ले गया गुजरी माता को और दोनों छोटे साहिबजादों को, लेकिन 100 अशरफी के लिए उसने उसको वजीर खां को बता दिया कि माता भी हमारे, दोनों बच्चे हमारे पास हैं। उसको 100 अशरफी मिल गई, तो 100 अशरफी लिया, उसके बदले वजीर खान ने पकड़वा के रात भर उनके साथ क्या क्या किया आपको पता, दीवार में चिनवा दिया। संभाजी महाराज के साथ धोखा किसने किया था? उनके नौकर ने। किस लिए किया था? अशरफियों के लिए। वो धोखा खत्म कहां हुआ? अब तो बढ़ चुका है। पहले एक वजीर खां था, एक औरंगजेब था, एक बाबर था, एक हुमायूं था। अब तो हर जिले में बाबर, हुमायूं, तुगलक, वजीर खां है। और पहले तो एक जयचंद था, एक गंगू था। अब तो हर जिले में गंगू है, हर जिले में जयचंद है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेशियों का राशन कार्ड कौन बनवाता है? जोर से बोलिए जरा। बांग्लादेशियों का आधार कौन बनवाता है? बांग्लादेशियों का बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनवाता है? बांग्लादेशियों का निवास प्रमाण कौन बनवाता है? बांग्लादेशियों का वोटर आईडी में नाम कौन जुड़वाता है? किस लिए? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? क्योंकि 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ। जब तक इसका समाधान नहीं करेंगे तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। धर्मांतरण, सामाजिक समरसता टूटने का बहुत बड़ा कारण धर्मांतरण है। धर्मांतरण क्यों चल रहा है? सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा, 20,000 रुपए कमाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, 1 लाख रुपए महीने में कमा लेगा। लेकिन वो कन्वर्जन कराना शुरू करेगा तो 5 से 6 लाख रुपए, 5 से 10 लाख रुपए महीने कमाएगा। पर परिवार 1 लाख रुपए मिलता है। तो जो जिस कास्ट का है उस कास्ट के लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पैसे आ रहे हैं, पर फैमिली के हिसाब से काउंट करके उसको पैसे आ जा रहे हैं। अब सामाजिक समरसता ऐसे टूट रही है कि जैसे ही चंगाई सभा हुआ तब तक यहां पे जैसे कुछ लोग बैठे हैं, अपने रवि जी बैठे हैं, पारस जी बैठे हैं, ये लोग लाठी वाठी लेके पहुंच गए, राजीव जी बैठे हुए, और जैसे बैठे हैं पहुंच गए लाठी, बोले चंगाई सभा नहीं होने देंगे, धर्मांतरण नहीं होने देंगे। तो दोनों में हो गया क्लैश। और चंगाई सभा चल किस लिए रही थी? क्योंकि ऊपर से पैसा आ रहा था। तो ये जो गांव का सामाजिक समरसता टूटी, वो किस लिए टूटी? क्योंकि फंडिंग, ऊपर की फंडिंग बंद नहीं हुई। और फंडिंग कराने के लिए कांग्रेस ने 2010 में कानून बनाया था, FCRA। सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो मुगलों को कोसने से नहीं, कुछ नहीं होगा, मुगलों के नियम कानून को बदलना पड़ेगा। सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो अंग्रेजों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अंग्रेजों के नियम कानून बदलना पड़ेगा। सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के नियम कानून बनाने पड़ेंगे। क्योंकि सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए थे उससे ज्यादा कानून कांग्रेस ने बनाए। बीमारी तब ठीक होगी जब बीमारी की जड़ खत्म होगी। कई बार ऐसा होता है ना, आपको हेडेक होता है, सर में सर दर्द दिखाई पड़ता है, लेकिन पता चला पेट में गैस रहती है। तो जब तक पेट की सफाई नहीं होगी तब तक सर दर्द ठीक नहीं होगा। आप डिस्प्रिन खा खा के अगर हेडेक ठीक करोगे तो थोड़ा मोमेंटरी ठीक हो जाएगी, लेकिन बार बार आपको हेडेक होता रहेगा। फिर परमानेंट इलाज करना तो पेट की सफाई करो। सामाजिक समरसता हमको स्थापित करना है तो हमको किसान से सीखना पड़ेगा। किसान क्या करता है? सीधे बीज की बुआई कर देता है क्या? इधर एक किसान बैठे हैं, पारस जैन जी हैं। सामाजिक पहले क्या करता है? वो जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, फिर भी थोड़ा खरपतवार है तो पेस्टिसाइड डाल देता है। जब सब खत्म कर देता है अवांछित तत्वों को, फिर क्या डालता है उसमें? बीज। अगर सीधे सीधे बीज डाल दे तो अच्छी फसल पैदा होगी क्या? नहीं।
समरस समाज स्थापित करना है तो सबसे पहले आपको गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलना पड़ेगा, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलना पड़ेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलना पड़ेगा, और ये जो खरपतवार है इन खरपतवारों की सफाई करना पड़ेगा। खरपतवारों की कमी है क्या आपके इंदौर में, है कि नहीं? वो खरपतवारों की सफाई हुई क्या? नहीं। खरपतवारों की सफाई इसलिए नहीं हुई, खरपतवारों की सफाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि डॉक्टर तो बदले, दवाई नहीं बदली। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई बदलना पड़ता है। अगर आपको सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो सबसे पहले आपको भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदलना पड़ेगा, इसको इक्वल शब्द जोड़ के इसमें राइट टू इक्वल एजुकेशन करना पड़ेगा। 65 तरीके के जो एजुकेशन बोर्ड है इनको मर्ज करके वन एजुकेशन बोर्ड बनाना पड़ेगा। वन नेशन वन सिलेबस करना पड़ेगा, वन नेशन वन करिकुलम करना पड़ेगा। इंदौर का बच्चा, बड़वानी का बच्चा, शाहजहाँपुर का बच्चा, झाबुआ का बच्चा, जब सबकी किताब एक होगी, मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब एक होगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका सिलेबस कॉमन होगा, करिकुलम कॉमन होगा, सब अपने अपने माध्यम में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, लेकिन सिलेबस करिकुलम समान हो। कोचिंग माफियाओं का जाल तोड़ा जाए, जो पढ़ाया जाए वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए, जो पूछा जाए वो पढ़ाया जाए, तब जाके सामाजिक समरसता आएगी। और शिक्षा में, प्राइमरी में दोबारा आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा, अष्टांग योग सिखाना पड़ेगा, ऋषियों महर्षियों के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। हमारी 1000 से ज्यादा विदुषी और वीरांगना महिला हमारे देश में माताएं हैं। अगर आप काउंट करिए तो लगभग 500 वीरांगना हमारी माताएं हैं और 500 विदुषी माताएं हैं। पढ़ाया जा रहा है क्या? नहीं। जब नहीं पढ़ रहे हैं तो स्वधर्म कहां से सीखेंगे? ऐसे ही 1000 से ज्यादा महान पुरुष हैं, ऋषि महर्षि हैं, पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं। अष्टांग योग पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं। महर्षि चरक को पढ़ा रहे हैं? नहीं। महर्षि वाग्भट को पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं। महर्षि सुश्रुत को पढ़ा रहे हैं? महर्षि दधीच को पढ़ा रहे हैं? नहीं। पढ़ा क्या रहे हैं? यज्ञ विज्ञान पढ़ा नहीं रहे हैं, योग विज्ञान पढ़ा नहीं रहे हैं, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ा नहीं रहे हैं, आहार विज्ञान पढ़ा नहीं रहे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है सिखा नहीं रहे हैं, क्या देखना है क्या नहीं देखना है स्कूल में सिखा नहीं रहे हैं, इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करना है उसको बता नहीं रहे हैं, तो कैसे आएगी सामाजिक समरसता? सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो कम से कम 10वीं तक आपको हमारा जो प्राचीन वैदिक गुरुकुल सिस्टम था वही व्यवस्था फिर से लागू करना पड़ेगा। और कोई कहता नहीं हो सकता, तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर दिल्ली में एक रेलवे बोर्ड बना के पूरे देश में रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड बना के पूरे देश के स्कूल क्यों नहीं चल सकते? आखिर केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस कॉमन होता है, नवोदय स्कूल का सिलेबस कॉमन हो सकता है, तो सबका कॉमन क्यों नहीं हो सकता? बैठना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, इस पे गंभीरता के साथ चिंतन करना पड़ेगा, तभी व्यवस्था आएगी। शिक्षा में संस्कार होगा, लोग स्वधर्म का पालन करना शुरू कर देंगे। और दूसरा मैंने कहा था कानून का खौफ। कानून का खौफ पैदा करना है तो सबसे पहले आपको भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। कानून का खौफ पैदा करना है तो कुछ चीजों को आपको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। सत्य क्या है? धर्म। और असत्य क्या है? अधर्म। झूठ सच, सच बोलना धर्म और झूठ बोलना अधर्म। हमारे देश में झूठ के ऊपर कोई कानून ही नहीं है। हमारे देश में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाता है। झूठ बोलना, झूठ लिखना अखबार में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता है। यूट्यूब पे झूठा वीडियो बना देना यह भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता है। जबकि ये भारत में प्राचीन काल में झूठ ही सबसे बड़ा क्राइम था, सबसे बड़ा अपराध था। सबसे बड़ा अपराध था झूठ बोलना। भय इतना तगड़ा था कि झूठ लोग नहीं बोलते थे। आज की डेट में झूठी झूठ, झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट,
झूठे वादे, झूठे इरादे, झूठे भाषण, झूठ खाना, झूठ पीना, झूठ सोना, झूठ चबैना। हमारा सामाजिक समरसता इसलिए टूट रही है बहन जी, क्योंकि 10,000 रुपए में आप झूठी वसीयत बनवा सकते हैं। सामाजिक समरसता इसलिए टूट रही है कि आप 50,000 रुपए खर्च करके किसी की जमीन अपने नाम पट्टा करवा सकते हैं। इसलिए सामाजिक समरसता टूट रही है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि झूठा आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठा राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठा आयु प्रमाण पत्र बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठा आय प्रमाण पत्र बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठी वसीयत बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठी विरासत बनवाना गंभीर अपराध नहीं, है ही नहीं है। अगर आप जाओ, पता नहीं आप लोगों कभी इस पेपर में पढ़ा नहीं पढ़ा, जैसे आप जाओ कि जी हमारे 2 बीघे जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो थाने में एफआईआर ही नहीं होगी। क्या बोलेंगे? ये सिविल केस है, कोर्ट जाओ। क्यों? क्योंकि अवैध कब्जा करना अपराध नहीं है। हां, अवैध कब्जा करना अपराध नहीं है। अब अपनी जमीन छुड़ाने के लिए 40 साल उससे मुकदमा लड़ो। अरे बाकी तो छोड़ो, आपके घर पे आप रेंट पे दे दो, किराए पे, और कि वो किराएदार खाली ना करे, और जाके जरा पुलिस में लिखवाओ कि हमारा घर नहीं खाली कर रहेगा। कहेगा ये क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये सिविल मैटर है, घर खाली कराने के लिए कोर्ट जाओ। अब अपना घर खाली कराने के लिए 20 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट। अभी जयपुर के एक जैन साहब आए थे, 40 साल के बाद अपना घर खाली करा के गए। मैं बाहर खड़ा था, हमको पहचान लिए, हमने नमस्ते नमस्ते किए। बोले भाई साहब आप जो कहते हैं सब सही कहते हैं। उनका क्या हो गया आपका? बोले 40 साल के बाद आज घर खाली करने का आदेश मिला है। बोले जितना हमने किराए मिला नहीं था उससे ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं, वकीलों को दे चुके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जौनपुर जिले में एक गांव है तरहठी। एक रघुवीर मिश्रा थे, उनके पास 10 बीघे जमीन थी। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और एक व्यक्ति को मंदिर का पुजारी नियुक्त किया और अपनी 10 बीघे जमीन मंदिर को नाम करके गिफ्ट कर दिया, और वो मर गए। 31 मार्च को मर गए। दूसरा पक्ष वकील था, उसने 1 अप्रैल को उनके फर्जी वसीयत बनवा लिया और 2 अप्रैल को उनको मरा हुआ दिखा दिया। मरे कब थे? 31 मार्च। मृत्यु प्रमाण पत्र कब बना? 2 अप्रैल। क्योंकि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना भी गंभीर अपराध नहीं। और जानते हैं अभी 2025 में वो मुकदमा सबसे लोवेस्ट, जो लोअर पायदान है कोर्ट का, जिसको कहते हैं चकबंदी अधिकारी, जो वकील होंगे उनको पता है। अभी भाई साहब वो चकबंदी अधिकारी कहां चल रहा है? 40 साल से। 40 साल में यह डिसाइड नहीं हुआ कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे थे कि 2 अप्रैल को मरे थे। अगर एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो एक दिन में पता चल जाता। एक कह रहा था 31 मार्च को मरे, दूसरा कह रहा था 2 अप्रैल को मरे। दोनों पक्षों की गवाही नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, पता चल जाता कि 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। और जैसे ही पता चल जाता कि 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे, मुकदमा वहीं डिसाइड हो जाता। तो जो मुकदमा 1 सप्ताह में डिसाइड हो सकता था, वो 40 साल में अभी चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। अगर आज डिसाइड हो जाए तो इसकी अपील होगी एसओसी के यहां, फिर वहां डिसाइड हो जाए, उसकी अपील होगी डीडीसी के यहां, फिर वहां डिसाइड हो जाए, उसकी अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहां, फिर वहां डिसाइड हो जाए, उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, फिर वहां डिसाइड हो जाए तो उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। हमने काम ही नहीं किया। और क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वास्तव में जिसके नाम पे वसीयत थी वो थोड़े गरीब थे, और जिसने फर्जी वसीयत बनाई वो दबंग था और यूपी का डीजीपी होके रिटायर हुआ वो। इसलिए उसकी फाइल को आज भी कोई हाथ नहीं लगाता। वो व्यक्ति डीजीपी होके रिटायर हुआ है उत्तर प्रदेश का।
तो हमारी व्यवस्था किसके पक्ष में है? उस गरीब के, आम आदमी के पक्ष में है या उस डीजीपी के पक्ष में है? पावर वाले के पक्ष में। इसलिए सामाजिक समरसता नहीं आ रही है, इसलिए सामाजिक समरसता नहीं आ रही है। और पूरा गांव टूट दो फाड़ में हो रखा है। तब से 1985 से पूरा का पूरा गांव दो फाड़ हो रखा है। क्यों? क्योंकि मुकदमा खत्म ही नहीं हो रहा है। होली दिवाली मिलना, नया साल पे मिलना, शादी विवाह में सामूहिक रूप से इकट्ठा सब बंद हो चुका है। पूरे गांव में आधे लोग उधर गवाही दे रहे हैं, आधे लोग उधर गवाही दे रहे हैं। आधे लोग कह रहे हैं 31 मार्च को मरा है, आधे लोग कह रहे हैं 2 अप्रैल को मरे। यह आज तक चल रहा है। सामाजिक समरसता स्थापित करना है, इसको बदलना पड़ेगा। सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो हमें फर्जीवाड़े को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा।